नमस्कार, मैं ज्योति गर्ग, आप देख रहे हैं नारद वाणी। दोस्तों, मैं एक वीडियो लेकर आया हूं अभी बिहार चुनाव पर। जैसा कि आप लोगों से वादा किया था कि बिहार चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। इस साल में तो पूरे भारत में एक ही चुनाव है, बिहार में ही चुनाव है। एक चुनाव तो था, वो हो गया दिल्ली में। अभी बिहार की बारी है। अब देखिए क्या होता है। रणभेरी तो ऐसी बज रही है, सजी हुई है, रणभूमि सज गई है। आज तो प्रधानमंत्री जी भी भागलपुर में आ गए। किसानों को वो किसान सम्मान योजना जो मिलती है 2,000 रुपये की राशि हर 4 महीने पर, साल में 3 बार, उसका वो आज वो अपने हाथों से सभी को बटन दबा कर एक साथ लाखों किसानों के खाते में 2,000 रुपये डालेंगे। ये सब चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। पूरी तरह बिहार चुनाव मोड में आ चुका है, क्योंकि बिहार जो है पूरे भारत में राजनीति अगर कहीं होती है तो बिहार में होती है। कि यहाँ चाय की दुकान, पान की दुकान, नाश्ते की दुकान, ऑफिस, घर भी मानिए, गांव की चौपाल, ये सभी जगह सिर्फ राजनीति ही आपको मिलेगा। और एक कोई भी जो अनपढ़ हो बिहार में, वो भी आपको दूसरी जगह से पढ़े लिखे हुए लोगों से भी ज़्यादा अच्छी तरह राजनीति को समझते हैं और राजनीति को करते हैं। ये तो रही बिहार की राजनीति, ऐसी सजी हुई है कि इसका कोई क्या बताएं हम। तेजस्वी यादव है आरजेडी की तरफ से, वो अपना एक यात्रा पर निकले हुए हैं। वो लोगों से मिल रहे हैं, यात्रा में घूम रहे हैं, और वो अपना जो उनका अपना पार्टी का जो संगठन है उसको भी देख रहे हैं, उसका ढांचागत सुधार कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, ज़मीन पर लगे हुए हैं। तो दूसरी तरफ वो निशांत कुमार आ गए हैं, नीतीश जी के लड़के, तो वो भी जो है वो रेस में है। वो भी अब सक्रिय राजनीति में पूर्ण रूप से आ गए हैं। तीसरी तरफ है चिराग पासवान, वो मतलब एनडीए में ही है। एनडीए में ही चिराग पासवान हो गए, नीतीश जी के लड़के हो गए निशांत कुमार, उधर मांझी जी के लड़के हो गए संतोष मांझी, ये सब हो गए एनडीए पक्षी हैं। सब एनडीए में काम कर रहे हैं। नीतीश जी भी तो है ही। जेडीयू भाजपा की तरफ से सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, ये लोग, मंगल पांडे, ये लोग तो हैं ही, विवेक ठाकुर, ये लोग अपना अपना प्रचार कर रहे हैं। भाजपा भी जमीन पर पूरी तरह लग चुकी है। प्रधानमंत्री का आना तो साफ संकेत देता है कि चुनाव हमको जैसा लग रहा है, अपना अंदर से अनुभव हो रहा है, या आप लोग भी बताइएगा कि लगता है कि इस बार बिहार चुनाव थोड़ा समय से पहले पूर्व हो सकता है, जैसी कि तैयारियां चल रही है। दूसरी तरफ बिहार में अभी मुख्यतः मानिए तो 3 मोर्चा है। हमको चौथे मोर्चे की संभावना भी लग रही है। पहला तो हो गया महागठबंधन, जो तेजस्वी जी, लालू यादव यानी आरजेडी और कांग्रेस राहुल गांधी के बीच है। लेकिन कांग्रेस इसमें दूसरा गुल खिला रही है, क्योंकि बीच में राहुल गांधी आए थे कुछ दिनों पहले, वो आए और चले गए और आरजेडी के किसी भी लोगों को पता भी नहीं चला। बाद में पता चला कि जहाँ वो आए थे, राहुल जी आए थे। कल शायद कल ही इमरान प्रतापगढ़ी भी आए हुए थे। तो राहुल जी जिस चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि जैसे मुस्लिम वोट को उनको अपने तरफ खींचना है, उसके बाद दलित वोट को भी अपने तरफ सटाना है। जो उनका परंपरागत वोट था मुस्लिम और दलित वोट, उसके तरफ जा रहे हैं। तो लगता है कि लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के अंदरूनी कलह जरूर है, क्योंकि दोनों की जो रैलियां हो रही है या जो भी उनका अपना चुनाव प्रचार है, जो भी जिस माध्यम से जिस तरह वो कर रहे हैं, उसमें दोनों अलग अलग हैं। दोनों की राहें लगती है कि एकदम बिल्कुल जुदा है। वैसे ऊपर से तो कहते हैं कि महागठबंधन है, इंडी गठबंधन है, इंडिया गठबंधन चल रहा है, लेकिन वैसा हमको लगता नहीं है जमीन पे कहीं भी। दूसरी तरफ एनडीए है। एनडीए में नीतीश कुमार जी, ये तो मान चलिए अभी तो सबसे बड़े बिहार में तो एनडीए के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार, और बीजेपी तो अब भले ही विधायक उनके पास ज़्यादा है। बीजेपी की तरफ से जो दो उप मुख्यमंत्री हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा, तो ये दोनों हैं। अभी पटना में पोस्टर लग गया है कि बिहार करे पुकार, आ रहे हैं निशांत कुमार। तो बीजेपी के लिए एक राह तो नीतीश जी ने आसान कर दिया है कि स्वयं अपने आप को इस क्या बोलते हैं उसको, इस रेस से बाहर वो हो रहे हैं। लगता है अपने पुत्र को स्थापित करेंगे। निशांत कुमार का कल परसों शायद आया था मीडिया में बाइट की जो
मेरे पिताजी एकदम पूर्णतः फिट हैं और हम सभी लोग जो है सो वोट देकर उनको सीएम बनाएंगे। उसके बाद संजय झा जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं जेडीयू के, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए, हंसते खिलखिलाते हुए, निकलते हुए उनका चित्र जो है सो मीडिया में भी आया था, नेशनल मीडिया में भी आया था, हर जगह आया था। तो उनका तो हमको लगता है कि इस बार उनको लॉन्च किया जाएगा, क्या कर दिया गया है। उधर तेजस्वी उस बात पर बोल रहे हैं कि पहले वो अपना घर बसा ले, हमारा भाई है निशांत, सो घर बसा ले फिर आए। चलिए, वो तो राजनीति में होती रहती है कि घर बसा लो या ना बसाओ, लेकिन राजनीति में तो आओ। उसमें बोलते बोलते तेजस्वी ज़्यादा तो कुछ ज़्यादा ही बोल गए। उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी और भी फिट हैं। तेजस्वी थोड़ा ध्यान दीजिए, पिताजी कानूनी पचड़ा में फंस जाएंगे। आपके पिताजी को मेडिकल ग्राउंड पर बेल मिला हुआ है, और यदि वो फिट है तो उनको फिर अंदर कर दिया जाएगा। अगर सुप्रीम कोर्ट आपके इस बयान का स्लो मोशन ले ले तो फिर बात दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ा देख समझ के, पिताजी अब बूढ़े हो गए, उनको देख समझ के। राहुल गांधी, जैसे हमने कहा कि दोनों के बीच में कुछ न कुछ तो चल रहा है कि राहुल गांधी पद यात्रा पर आने वाले हैं। आप पद यात्रा पर आने वाला है, लेकिन आरजेडी से किसी भी नेता से आप पूछिए, उनके कार्यालयों में जाइए, मैं तो जाता हूँ उनके कार्यालयों में जाता हूँ, मैं तो सभी पार्टी के कार्यालयों में जाता हूँ, तो उनके कार्यकर्ताओं से बात करता हूँ, तो किसी को भी कुछ मालूम नहीं है, कोई आइडिया नहीं है कि पद यात्रा कहाँ होगी, कैसे होगी, क्या उसके मुद्दे होंगे, ये सब कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। आप कांग्रेस वालों से पूछिए तो तेजस्वी जो चल रहे हैं यात्रा में, तो उसकी जानकारी उनके पास नहीं है। तो इस तरह से गठबंधन नहीं चलेगा भाई, कि महागठबंधन है आपका, उसमें वाम दल भी शामिल है। वाम दल का एक चीज़ तो है कि कांग्रेस से उसकी स्थिति मजबूत है, उसका कुछ प्रतिशत है जो कैडर वोट है, जो वाम दल जिसके साथ जाएगा उसी के साथ वो वोट जाएगा। तो तेजस्वी भी देख रहे हैं कि अगले बार तो इनको 70 सीट दे करके अब मुख्यमंत्री बनते बनते फिसल गए, तो इस बार अब क्या करते हैं। लेकिन एक चीज़ है कि कर्नाटक चुनाव के बाद और लोकसभा चुनाव में जैसा देखने को मिला है कि मुस्लिम वोट तो राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस के साथ है, इसलिए मजबूरन तेजस्वी जी को तो मुस्लिम वोट पाने के लिए तो जाना ही पड़ेगा कांग्रेस के साथ। अब चलिए, अब तभी तो हमको तो लगता है कि अक्टूबर तक बता रहा है चुनाव आयोग की, होना चाहिए अक्टूबर तक शायद ये विधानसभा का सत्र है, विधानसभा का कार्यकाल है, लेकिन लगता है कि जैसे तैयारियां चल रही है कि पहले भी हो सकता है। तीसरा मोर्चा है प्रशांत किशोर, जन स्वराज, तो उनका एक अलग ही चल रहा है। वो जो है सो 30% वोट के पीछे वो जो है सो अपना वो फोकस किए हुए हैं। उसमें है अति पिछड़ा का जो बेरोजगार जो युवा है बिहार में, उस पर उनका फोकस बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और है कि आप लोग को जो शायद जो बिहार से बाहर रहते हैं उनको शायद मालूम हो या ना हो, हम लोग तो यहाँ रहते हैं तो ग्राउंड की स्थिति को जानते हैं कि बिहार अब बूढ़ों का प्रदेश हो गया। गांव में आप आइए तो 80 से 90% घरों में ताला लगा हुआ है, और नहीं तो उसमें है यदि कोई तो बूढ़े जो नहीं जा सकते बाहर। जो कमाने वाला है उसका जो यहाँ यदि एक ही रोजगार यहाँ है कि सरकारी नौकरी, तो सरकारी नौकरी जिसको है वो है, और नहीं तो सब बाहर चले गए हुए हैं। तो उसको उन बूढ़े लोगों के लिए तो लोग लुभावन वायदे लेकर प्रशांत किशोर आए हैं, और बेरोजगारों के लिए भी कह रहे हैं कि जब तक उसको रोजगार नहीं मिलेगा तब तक हम 2000 के महीना देंगे, उसको भत्ता देंगे। वो अपना एक अलग ही चल रहे हैं, और भी उनके कई वायदे हैं कि किसी को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, मेडिकल स्वास्थ्य देंगे, ये सब देंगे, उनका कुछ वायदा सब है। दूसरी तरफ हमको जैसा लग रहा है कि एक संभावना मुझे और लग रही है जो हो सकती है, अब उसको देखिए, आप आगे आने वाले दिनों में हम बताएंगे कि पप्पू यादव, उपेंद्र कुशवाहा और ओवैसी, इन पर ध्यान रखिएगा। इन तीनों का भी एक गठबंधन हो सकता है बिहार में। अब मोदी जी आज आ रहे हैं भागलपुर में, शायद आ गए होंगे, तो पप्पू जी का मैं बाइट सुन रहा था, उन्होंने कहा कि हाँ फेंकने आ रहे हैं जो, अब देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो लालू जी का भी बाइट आया है कि जो हाँ प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, फेंकने आ रहे हैं। तो इतने दिनों से तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हैं ही, अब 20 सालों से उनकी सरकार यहाँ बिहार में भी, बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन बिहार को दिए क्या, इस पर विचार करना है। चलिए, तो राजनीति होती है, लेकिन रणभूमि ऐसी सजी है कि हम आपको गिनती से गिनवा सकते हैं कि बिहार में 5-6 तो युवराज हैं,
जैसे लालू जी के युवराज हो गए हैं तेजस्वी जी, संभाल लिए हैं मोर्चा। अब नीतीश जी के युवराज आ गए हैं निशांत कुमार। शकुनी चौधरी के युवराज है सम्राट चौधरी। आपके बीजेपी में हो गए हैं क्या बोलते हैं सीपी ठाकुर के युवराज आ गए हैं विवेक ठाकुर। सम्राट चौधरी भी तो भाजपा में ही है आप लोग तो जानबे करते हैं। और ये पासवान जी के तो ये हैं रामविलास जी के सुपुत्र चिराग पासवान जी, ये तो है ही। ये सब तो युवराज सब हो गए। उधर जो है मांझी जी भी अपने पुत्र को ले आए हैं, संतोष मांझी। तो संतोष मांझी भी आ गए हैं, सब अपने अपने पुत्र को अब इस्टेब्लिश कर रहे थे। इसलिए उस दिन निशांत कुमार के आने पर जब मांझी जी से टेक पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, तो नेता का बेटा नेता क्यों नहीं बनेगा। अरे मांझी जी बनेगा, लेकिन कुछ आप ग्राउंड पर दूसरे के लिए भी तो जगह छोड़िए। आप ही का बेटा आप ही का पोता सब दिन रह जाएगा तो फिर दूसरा तो आपका झोला झंडा ढोएगा, उसको कब दीजिएगा। चलिए वो सब तो भाई राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए है, जो है सो हम बता रहे हैं। उधर तेज प्रताप जो है उन्होंने क्या किया है कि जो आरएसएस की जगह पर एक नया वो संगठन लॉन्च किए हैं डीएसएस। अब वो देखिए वो भी हरा झंडा लेके घूम रहे हैं। तो आप समझिए रहे हैं कि बिहार में हरा झंडा के साथ जब भी देखता है लोग तो जैसे लाल झंडे को देख के सांड भड़क जाता है, वैसे हरे झंडे को देख करके जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो भड़क जाते हैं। तो उनका तो अपना अलग ही स्वैग रहता है, उन्होंने पार्टी से अपने पारिवारिक विचारधारा से उनका एक अलग है। वो महादेव के भक्त हैं, कभी कृष्ण बन जाते हैं, तो ऐसा ही चल रहा है। उधर नीतीश जी की प्रगति यात्रा चल रही है। अब जगह जगह जा रहे हैं तो कहीं कहीं उनका विरोध भी हो रहा है। कहीं कहीं जाते हैं, गया में शायद सुने हैं कि वहाँ वीडियो देख रहे थे कि इसमें उनकी सभा में ही लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। तो नीतीश जी तो आप समझ गए हैं, बहुत तेज आदमी है, वो समझ गए हैं कि जैसे अभी शायद अपने बेटे को ले आए हैं। इधर जो कहिए तो नागमणि कुशवाहा उन्होंने कोयरी रैली की, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में आ रहा है कि वो फ्लॉप हो गया। फ्लॉप हुआ हो गया कि क्या हुआ ये हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्टों में जहाँ तक बिहार के जो चैनल सब है उसमें एक चैनल में तो आज अभी कुछ देर पहले मैं देख रहा था कि उसमें तो कह रहा था कि महागठबंधन टूट गया, कि जो राहुल जी और तेजस्वी जी अलग अलग हो गए। अभी कहाँ तक सत्यता है तो अब देखने की बात है, लेकिन रणभेरी तो बिहार में बहुत गंभीर है। लेकिन ग्राउंड पर जो आइए तो जनता के बीच में कुछ और मुद्दा है, और जनता के बीच में सबसे बड़ा मुद्दा अगर कोई है तो वो है बेरोजगारी। कि बिहार के जो लड़के पलायन कर रहे हैं बिहार से, वो मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है इस बार चुनाव में। क्योंकि जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे तेजस्वी यादव हो, पप्पू यादव हो, प्रसाद किशोर हो जन स्वराज वाले, या जो भी हैं, वो सब रोजगार का मुद्दा उठाएंगे। जैसे हमने कहा कि बूढ़ों का प्रदेश हो गया है बिहार, जो कमाने वाला लड़का है, जो काम करने वाले हैं, वो सब तो बाहर दिल्ली मुंबई पंजाब की तरफ चले जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। यहाँ बेरोजगारी बहुत चरम सीमा पर चली गई है बिहार में। जो भी रोजगार है वो सरकारी नौकरी। और बिहार में एक चीज़ और है, यहाँ की मिट्टी में हो या जो हो, यहाँ के कल्चर में हो, यहाँ रोजगार मतलब सरकारी नौकरी ही माना जाता है। अगर सरकारी नौकरी आपको हुआ तो रोजगार है, नहीं वैसे आप कितना भी कमा रहे हैं तो आप बेरोजगार ही गिने जाएंगे। रोजगार में आपका नाम नहीं आया कि इनका भी रोजगार चल रहा है, आपको बेरोजगार ही माना जाएगा। और हमको जैसा लग रहा है कि अब एक कड़ी और हम छूट गया हमसे कि मुकेश सहनी वीआईपी विकासशील इंसान पार्टी उन्होंने बनवाया था। कभी वो एनडीए में रहते हैं, कभी इंडी गठबंधन में चले जाते हैं। अभी तो फिलहाल वो इंडी गठबंधन में ही हैं। सुन रहे हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री का ऑफर मिला है तेजस्वी जी की तरफ से कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे भाई, आज तो उप मुख्यमंत्री बनना। चलिए, अभी तो कल कहावत में है कि पानी में मछली या नौनो कुटी बकरा। तो अभी चुनाव में अभी 6-7 महीना है लगभग, मोटामोटी जल्दी भी हो जाए तो 5 महीने से पहले चुनाव तो होने नहीं जा रहा है। हमको जैसा लगता है कि हर बार वही दुर्गा पूजा के आसपास में जा करके चुनाव संपन्न होता है बिहार में, जो मैं लगभग 2005 से ही देख रहा हूँ। 5, 10, 15 और 20 और ये अब 25 आ गया। लेकिन नीतीश जी जिस रथ पर सवार थे, नीतीश जी का स्वर्णिम काल था 5 से लेकर के 2010। 10 तो उनके लिए सबसे स्वर्णिम काल था। नीतीश जी अभी भी समझ रहे थे कि हम वही हैं, लेकिन जब पहले वो 1 नंबर की पार्टी थे 2010 में, जब आरजेडी में गए तो 2 नंबर की पार्टी हो गए 2015 में, और जब फिर आए बीजेपी में 2020 में तो अभी 3 नंबर की पार्टी हो गई।
अभी इस बार वो 2 नंबर होते हैं, 1 नंबर होते हैं या 4 नंबर होते हैं, ये तो उनका राजनीति है। लेकिन उनके खिलाफ एक चीज़ तो है कि एंटी इनकम्बेंसी बहुत है। इधर अभी देख रहे हैं कि इतना चुनावी माहौल हो गया है बिहार में कि क्या कहें। या तो हर पान दुकान, चाय दुकान, हर जगह चुनाव का ही चर्चा चल रहा है। और चर्चा के केंद्र में 2 ही चीज़ है, एक ठो रोजगार, एक ठो नीतीश कुमार। कि नीतीश कुमार आएंगे कि नहीं आएंगे, या तेजस्वी आएंगे, या चिराग आएंगे, या बीजेपी आएगी, बीजेपी अपना कोई। लेकिन अभी नीतीश कुमार ने जैसे पुत्र को लॉन्च किया है, हमें तो बिहार की राजनीति में एकदम गंडम गंड हो गया कि मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कौन किस तरफ जाएगा। एक बार जब एक गठबंधन सब कंप्लीट हो जाएगा कि कौन किसके साथ गया और कौन किसके साथ आया, तभी कुछ समझ में आएगा कि वोटिंग पैटर्न क्या है। लेकिन वोटिंग पैटर्न तो है कि जातिगत ही जाएगा, क्योंकि जब तक आप गठबंधन नहीं देख लीजिएगा तब तक आपको आकलन ही नहीं हो पाएगा कि जो किस जाति का वोट किधर जा रहा है। क्योंकि बिहार में तो जाति पर ही वोट पड़ेगी कि किस जाति का नेता किधर गया, उसके अनुसार उसका वोट जाएगा। तो मुख्यतः हमने बता ही दिया कि 4 गठबंधन मान लीजिए, अब 3 नहीं अब 4 मानिए। एक तो हो गया इंडिया गठबंधन पहला, जिसमें है आरजेडी बड़ा भाई, छोटा मझला भाई हो गया कांग्रेस, और छोटा भाई हो गया वाम दल। एक और उसमें जुड़ा हुआ है अभी तक वर्तमान में वीआईपी मुकेश सहनी। दूसरा पक्ष हो गया एनडीए। तो इसमें तो जैसे आप लोग जानते हैं कि बड़ा भाई भाजपा, जो छोटे उसके बाद वाला भाई जदयू, और उसके बाद वाला भाई हो गया तीसरा भाई क्या बोलते हैं लोजपा आर, जो चिराग पासवान का है। और चौथा नंबर में आते हैं मांझी जी, हम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, उनका पार्टी। अच्छा, तीसरा मोर्चा है जिसमें प्रशांत किशोर, तो वो अकेले हैं, उनके साथ कोई नहीं है। उनके पार्टी है जन स्वराज, और उनका एक सिस्टमेटिक ढंग से प्रचार चल रहा है। उनके लड़के साइकिल से घूमते हैं, मोटरसाइकिल से घूमते हैं, और उस पर उनका पोस्टर लगा होता है। वो गांव-गांव जाते हैं, गांव में चौपाल लगाते हैं, किसी पीपल के वृक्ष के नीचे, किसी बरगद के पेड़ के नीचे, या किसी चाय के टपरी पर, वहाँ पर। और वो जो है जो मौजूद सवाल जो है यहाँ ग्राउंड पर, उससे वो कनेक्ट करते हैं कि आपके बेटा को रोज़गार मिला कि नहीं मिला, आपका लड़का कितना पढ़ा लिखा है, पढ़ा लिखा हुआ है, बाकी कोई ग्रेजुएट है, कोई 12वीं पास है, कोई 10th किए हुआ है, लेकिन वो सब बाहर रह रहा है। तो क्यों बाहर रह रहा है, उस पर वो लोग चर्चा करते हैं। उसमें बताते हैं कि हम आएंगे तो क्या देंगे। उसमें उनका, हम जैसे पहले ही बता चुके हैं कि पहले उनका मुख्य वादा है कि बेरोजगारों को पेंशन देंगे, और 2000 का पेंशन देंगे, और फिर क्या बोलते हैं बुजुर्गों को भी 2000 का पेंशन देंगे, जो बुजुर्ग लोग रह रहे हैं। बुजुर्गों को तो अभी भी पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है। लेकिन अभी फिलहाल हम कहीं पर सुन रहे थे, किसी चाय दुकान पर ही चल रहा था, कुछ बुजुर्ग बोल रहे थे कि 2-3 महीना से रुका हुआ है। अब इसमें भी राज हो सकता है कि नीतीश जी बहुत तेज मास्टर माइंड आदमी है। ऐसा भी हो सकता है कि वो रोक के रखे हों और एक बार चुनाव के समय बढ़ा दे सब का पेमेंट, और जहाँ से रुका हुआ है वहाँ से एक बार बढ़ा के एक बार 5-6 महीने का डाल दे, तो कुछ ना कुछ पैसा तो ऐसा चीज़ है कि कुछ ना कुछ तो इन्फ्लुएंस हो ही जाएगा लोग। तो नीतीश भी तो कच्चे खिलाड़ी नहीं है, ऐसे ही तो 4 वर्ष से मुख्यमंत्री है, 20 साल हो गया उनको मुख्यमंत्री रहते हुए। तो उनको तो उनका तो सीधा फंडा है कि मुख्यमंत्री हम ही रहेंगे, सरकार किसी और की हो सकती है, या सरकार बोले बीजेपी की सरकार बोले, आरजेडी की सरकार बोले, मुख्यमंत्री हम रहेंगे, उनका तो फंडा क्लियर है। अब देखिए कि सबका आपको स्पष्ट रूप से तभी पता चलेगा जब एक गठबंधन का शक्ल जब सब तैयार कर लेंगे, तब जो है सो जाके पता चलेगा कि हाँ किसके तरफ क्या है, कितना परसेंटेज वोट जा रहा है, नहीं जा रहा है। इसी मुस्लिम सबसे बड़ी अगर किसी वोट पर सबकी नज़र है तो मुस्लिम वोट है, जिस पर राहुल गांधी, ओवैसी, पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, सबकी नज़र वहाँ है। लेकिन अगर वो सब लोग मिल के लड़ते हैं, तो अगर द्विपक्षीय चुनाव होता है, एक गठबंधन इधर एक गठबंधन इधर, तो दूसरी बात है। लेकिन नीतीश कुमार के पार्टी में एक बहुत बड़ा चेंज आया है। आप लोगों ने गौर किया है कि नहीं किया है? हम लोग तो यहाँ रहते हैं तो देखते हैं कि
जो मुस्लिम वोट उनके साथ आता था वो 24 के लोकसभा चुनाव में नहीं आया, और नहीं आया तो उनके जो कार्यकारी अध्यक्ष थे उस समय, संजय क्या बोलते हैं आपको, जो ललन सिंह जी, तो उन्होंने तो साफ साफ कहा था कि मुस्लिमों का हम काम तो करते हैं लेकिन वो लोग हमें वोट नहीं देते हैं। मुस्लिम वोट हमको जैसा लग रहा है कि गट्स फीलिंग है कि मुस्लिम वोट तो जाएगा राहुल जी के साथ, और राहुल जी से गठबंधन। अब राहुल जी जैसे हमको लगता है यात्रा पत्रा सब दे रहे हैं कि प्रगति यात्रा ये सब से फायदा तो होगा, लेकिन वो इसलिए दे रहे हैं कि वो 70 सीट से ज़्यादा चाह रहे हैं। अगर उन्होंने 70 से ऊपर ले लिया तो फिर तो बार्गेनिंग कर लिया, 70 सीट से ऊपर यदि आरजेडी से उन्होंने ले लिया या 70 सीट भी ले लिया तो फिर तो तेजस्वी के लिए बड़ी कठिन डगर हो जाएगी। इधर नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि हमको एक सीट भी ज़्यादा बीजेपी से ज़्यादा लड़ने को मिले, और बीजेपी को जो सीट मिले तो टोटल 143 की विधानसभा है, 243 के, सॉरी 243 की विधानसभा में इनका कहना है कि हम 122 लड़ेंगे, आप 121 लड़िए, एक सीट तो कम से कम हमको दीजिए कि बड़ा भाई हमारा। और उस बीजेपी को, नीतीश जी का कहना है बीजेपी को कि उस 121 सीट में से आप अपने दल को, यानी कि अपने दल उनका मतलब है कि चिराग पासवान हो गए, मांझी जी हो गए, नहीं मांझी जी तो उनके हिस्से में है, चिराग पासवान जो उनको उसमें आप एडजस्ट कीजिए, या संभावना बनी अगर कहीं मुकेश सहनी भाई आ गए तो उनको भी आप एडजस्ट कीजिए। अब हमको तो लगता है कि बीजेपी ऐसा करेगी नहीं। बीजेपी अभी अपने फ्रंट फुट पर ही खेल रही है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र का नतीजा, हरियाणा का नतीजा और हाल फिलहाल में दिल्ली का नतीजा आया है, तो उसमें तो बीजेपी अभी बहुत, उसका आत्मविश्वास अपने चरम सीमा पर है, तो कैसे फैसला हो पाता है। लेकिन इन 5-6 जो युवराज लोग हैं इन लोगों का फैसला तो निश्चित होगा, बनेगा तो कोई युवराज ही मुख्यमंत्री यहाँ का बिहार का। एक ही संभावना है कि कोई युवराज न बन पाए कि, और बीजेपी 100 के से ऊपर सीट लेके आ जाती है तब जो है सो बिहार में राजनीति से भी बदल सकती है। लेकिन वैसे तो, लेकिन जहाँ तक मुख्य मुद्दा है वो मैंने आपको गिना दिया कि बेरोजगारी और पलायन, ये 2 मुद्दा जो है सो बिहार में बहुत भारी है। और उसे मोदी जी आज आइए रहे हैं, क्या क्या चीज़ सौगात देते हैं। कल शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री भी आए हुए थे, उन्होंने मखाना प्लांट का शिलान्यास किया, सब चीज़ किया। तो जब जैसे ही जिस राज्य में नेताओं का आना शुरू हो जाए तो समझिए कि अब जो सो चुनाव, तेजस्वी कल बोले ही हैं कि जो इस चुनाव का साल है तब सब आएगा, तो सही में सब आ रहा है। अब तो प्रधानमंत्री की बराबर रैलियाँ होंगी, छोटे मोटे उद्घाटनों के लिए भी प्रधानमंत्री आ सकते हैं। और यहाँ जब नीतीश जी तो है हैं, प्रगति यात्रा में घूमिए रहे हैं, तो उनके साथ में चौधरी सम्राट भी है, साथ में विजय सिन्हा भी घूम रहे हैं। भाजपा तो लगी हुई है, लेकिन भाजपा की राह तो आसान किए हैं नीतीश जी कि अपने आप को साइड करने के, हमको जैसा लग रहा है कि अपने आप को साइड करके पुत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पुत्र को पहली बार में उनके पार्टी में ही स्वीकारता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये भी एक मिस्ट्री है। कि यदि मान चलिए अगर उनको 50 सीट आ गया नीतीश जी को, तो उसके बाद उनके पुत्र को उनके पार्टी में मान्यता मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उनको मुख्यमंत्री के रूप में, उनको लीडर के रूप में सब स्वीकार करेगा कि नहीं करेगा, ये तो इसी आने वाले 6 महीनों में ही पता चल जाएगा आपको। क्योंकि यदि प्रचार में उनका स्टार प्रचारकों में नाम आता है तो वो प्रचार में आगे बढ़ के प्रचार में हिस्सा लेते हैं, जैसा उन्होंने कहा है कि हम चुनाव में हिस्सा लेंगे और करेंगे। तो वो वैसा यदि होता है तो उनका संभावना तो है। लेकिन चिराग पासवान भी अपनी तरफ से पूरी तैयारी में है, वो भी चल रहे हैं, रैली कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। लेकिन अगर साइलेंट रूप से किसी का प्रचार सबसे ज़्यादा चल रहा है बिना हल्ला गुल्ला के, बिना शोरगुल के, तो है प्रशांत किशोर। और उनका वोट जो है सो है, क्योंकि अति पिछड़ा वर्ग में, मुस्लिमों में, आपको फॉरवर्ड क्लास में, इन सब में जो है सो उनकी बातों की चर्चा हो रही है। कुछ सेक्शन में दलित समाज में भी उनकी बातों के, उन जो मुद्दा उठाते हैं उन मुद्दों की चर्चा हो रही है।
एनडीए के भीतर भी जैसे अभी इंडिया गठबंधन के लिए घमासान हुआ, एनडीए के भीतर भी घमासान तो है ही। दिल्ली चुनाव में ही पता चल गया, जिस दिन रिजल्ट आ रहा था उस दिन जैसे एक एक सीट दोनों को मिला था, जदयू को और चिराग पासवान को, यानी कि लोजपा को। आज दोनों के कार्यालय में तो हम लोग गए ही थे, दोनों के नेता दोनों बात कर रहे थे कहीं वो न जीत जाए, वो सोच रहे थे कहीं वो न जीत जाए, क्योंकि दोनों कहे कि अगर वहाँ कोई जीत जाता, मान के चलिए कि अगले बार चिराग वहाँ जीत जाते या जदयू हार जाता, तो फिर टिकट बंटवारे में क्या होता, और यदि जदयू जीत जाता चिराग हार जाता तो फिर टिकट बंटवारे जब बंटवारे में क्या होता। लेकिन जब दोनों हार गए तो दोनों ने कहा कि चलो अब तो बराबर का बार्गेनिंग होगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब भाजपा तो चाह रही है कि नीतीश जी थोड़ा साइड लाइन हो, क्योंकि नीतीश जी अगर साइड लाइन हो जाते हैं तो फिर उनके पार्टी में हमको नहीं लगता है कि कोई ऐसा लीडर है जो अमित शाह और मोदी से बार्गेनिंग कर सके। वो बार्गेनिंग का पावर तो सिर्फ नीतीश कुमार के पास है, और तो सब जो है सो जो मंत्री बने हुए हैं सेंट्रल में, आप समझिए रहे हैं बात को, आप लोग तो सब बात समझ में करते हैं। तो नीतीश कुमार के जो MP सब का मंत्री बने हुए हैं, जिन लोगों ने ले गया, जो लोग ले गए इनको NDA में अगले साल चुनाव से पहले, तो उन लोग कितना जो है सो मोदी जी और अमित शाह से बार्गेनिंग कर पाएंगे टिकटों के बारे में, तो आप जानते ही हैं। और स्वास्थ्य के मामले में कहा जा रहा है तो हम तो बताए ही कि तेजस्वी जी बोले कि हमारे पिताजी और फिट है। अब तो देखने की बात है कि कौन कितना फिट है और कौन क्या कर रहा है। अभी का जो अगर हमसे पूछा जाए आज के जो ग्राउंड रिपोर्ट है, अभी के समय में यदि हमसे कहा जाए कि जो आप कितना सीट आप दीजिएगा, तो हम तो सीट नहीं बोल सकते हैं, लेकिन अभी जो एज हम देंगे NDA को। वैसे तेजस्वी भी कोई पीछे नहीं है, इंडिया गठबंधन वो भी साथ में ही है, लेकिन हमने कैसे पहले ही शुरू में ही कहा कि 4 मोर्चा होने की संभावना है। यदि 4 मोर्चा होता है तो उसके बाद तो फिर अलग से आकलन करना होगा। अभी जो ग्राउंड रिपोर्ट है उसके अनुसार तो यही है कि NDA को एज है अभी, और इंडिया भी पीछे पीछे है, कोई ज़्यादा का अंतर नहीं होगा वोट परसेंटेज में भी। तो आज की चर्चा आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आज की नाराज़वानी यही पर समाप्त होती है। नमस्कार। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।